जय हिंद बालकों, आप लोग का हमारी क्लास में वेलकम है, स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग ऑर्गेनिक की एक बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं जो दो चैप्टर के लिए कॉमन है। एक है एल्किल हैलाइड और दूसरा है आपका कार्बोनिल कंपाउंड्स। इवन दो आप इसको अल्कोहल्स में भी देखेंगे तो हैलोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म टेस्ट के नाम से ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म टेस्ट, इस रिएक्शन को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें उन सभी पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। रिएक्शन का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, कौन देता है, क्यों नहीं देता है, साथ में इस रिएक्शन को देने की क्या कंडीशंस हैं। इसके अलावा इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है और लास्ट में हम लोग देखेंगे कुछ एक टफ एग्जांपल्स जो कि आपको नॉर्मली लगेगा कि देते हैं तो वो नहीं देंगे और नॉर्मली लगेगा कि नहीं देते हैं तो वो देते हैं, जो कि इसका एक विशेष पार्ट है। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स इस पर देखे होंगे, बट इस लेक्चर में आप कह सकते हो कि आपको बहुत कुछ डिफरेंट मिलने वाला है, जो कुछ आपने बाकी के लेक्चर्स में नहीं देखा या बाकी जगहों पे आपने नहीं पढ़ा। हम यहाँ उन सभी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा झटका क्रिएट करते हैं या आपको झटकेदार सिचुएशन में डाल देते हैं। चलिए, तो आप लोग मुझे लगता है तैयार हो गए होंगे, पेन और पेपर आपने ले लिया होगा, पूरी तरीके से आप हमसे जुड़ चुके होंगे। बाकी सभी आपका सोशल मीडिया चैनल जो होगा उससे आपने अपने आप को आउट कर लिया होगा, पेन पेपर ले लिया होगा। चलिए ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। मैं डॉक्टर अमित कुमार पांडे आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में बताऊंगा जो कि आयोडोफॉर्म टेस्ट के नाम से भी बहुत फेमस है। चलेगा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट को हैलोफॉर्म का देखें तो सबसे पहला सवाल यहाँ यही आता है कि हैलोफॉर्म है क्या। तो जो ट्राई हैलो डेरिवेटिव होता है मीथेन का, उसी को हम लोग हैलोफॉर्म कहते हैं। हैलोजन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये हैलोफॉर्म हम चार तरीके का बता सकते हैं। अगर फ्लोरीन रख दें तो फ्लोरोफॉर्म, क्लोरीन रख दें तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन को रख दें तो ब्रोमोफॉर्म और आयोडीन को रख दें तो आयोडोफॉर्म। चलेगा? इसमें अगर आप फ्लोरोफॉर्म की बात करोगे तो ये डेंस गैस होती है, डेंस गैस नियर टू लिक्विड, लेकिन आप इसको डेंस गैस बोल सकते हो। जबकि क्लोरोफॉर्म जो होता है ये आरटीपी पर, रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर ये लिक्विड होता है। ब्रोमोफॉर्म भी लिक्विड होता है। जबकि आयोडोफॉर्म जो होता है रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर आप कह सकते हैं क्रिस्टलाइन येलो कलर सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन येलो कलर सॉलिड। इसीलिए इसको हम लोग पेल येलो पीपीटी के नाम से भी जानते हैं अगर वाटर सॉल्वेंट है तो। इन वाटर सॉल्वेंट में इसको पेल येलो पीपीटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ ये कलरलेस लिक्विड होता है, ये लाइट कलर, बहुत ही लाइट कलर लिक्विड होता है, कलरलेस है ये, और ये इतना लाइट कलर है कि आप इसके कलर को पकड़ नहीं सकते। चलेगा? साथ में अगर बात करें तो इसकी प्लीजेंट स्मेल होती है, ठीक, थोड़ी भीनी भीनी खुशबू होती है। इसकी स्वीट स्मेल होती है, लेकिन इसकी जो स्मेल होती है ये वही वाली स्मेल होगी जो हल्की हल्की आप डेटॉल में पाते हैं। तो डेटॉल में जो स्मेल मिलती है उसका नाम हम एंटीसेप्टिक स्मेल कह सकते हैं, या फिर इसी को हॉस्पिटल स्मेल भी कह सकते हैं। किसी हॉस्पिटल में जब आप एंटर करते हैं तो उसकी जो फर्श है उससे जो स्मेल आती है उसको हम लोग बोलते हैं। इसको हम कॉमनली हैलोफॉर्म कहेंगे और ये कंपाउंड फ्लोरीन की वजह से कहलाएगा क्लोरोफॉर्म, तो ये कहलाएगा ब्रोमोफॉर्म और ये कहलाएगा आयोडोफॉर्म।
आइडोफॉर्म इज हैलोफॉर्म बट ऑल हैलोफॉर्म इज नॉट आइडोफॉर्म, ये बात आप दिमाग में रखेंगे। हैवी मोलर मास की वजह से ये सॉलिड में होता है और कंपैरेटिवली लोअर मोलर मास की वजह से ये लिक्विड में होते हैं। मजेदार बात ये है, इनके इस फिजिकल स्टेट के लिए जो फोर्स जिम्मेदार है वो है वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप इसको बोल सकते हैं किज़ाम अट्रैक्शन। हमारे इस चैप्टर में जो मेन डिस्कशन है वो इनको लेकर के नहीं है, बल्कि ये एक स्पेशल रिएक्शन को परफॉर्म कराते हैं। ऑर्गेनिक में ये एक स्पेशल ग्रुप को टेस्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, जिसमें पहला आता है अल्फा मिथाइल कीटोन। अल्फा मिथाइल कार्बोनिल्स बल्कि बोला जाए तो बेहतर टर्म होगा, अल्फा मिथाइल कार्बोनिल, यानी कि CH3C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप। या आप कह सकते हैं दूसरा मिथाइल कार्बिनॉल्स, टर्म है मिथाइल कार्बिनॉल्स, ठीक है, मिथाइल कार्बिनॉल्स। तो ये दो ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि ये रिएक्शन ये दो ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड देते हैं, CH3CO और CH3CHOH। पहला जिसे हमने कहा अल्फा मिथाइल कार्बोनिल और दूसरा जिसे हमने कहा मिथाइल कार्बिनॉल्स। कार्बिनॉल्स एक्चुअल में कॉमन नेम था मेथिल अल्कोहल का। इसमें अगर मैं एक वैलेंसी को हटा दूं और हटाने के बाद यहाँ पर मेथिल ग्रुप को लगाऊं तो ये कंपाउंड कहलाता है, इसको आप कह लीजिए कार्बिनॉल। ये क्या रहा आपका मिथाइल कार्बिनॉल। तो ये जितने ये मिथाइल कार्बिनॉल्स होते हैं ये सब इस रिएक्शन को क्या करते हैं, आपका देते हैं। देने का मतलब ये रहा कि ये जब हैलोफॉर्म बनाएंगे तो किनके साथ देते हैं ये भी आपको बताता है। इसके लिए जो रीजेंट यूज किया गया, इसके लिए जो हम लोग रीजेंट यूज करते हैं वो एक्वस हैलोजन लिया जाता है। रीजेंट में होता है एक्वस हैलोजन इन अल्कलाइन मीडियम। तो जरा इस बात को ध्यान दें आप कि अगर हम एक अल्फा मिथाइल कार्बिनॉल को लें, सपोज करिए हमने एस्टल्डिहाइड को लिया, तो ये एक्वस हैलोजन के साथ, मतलब हैलोजन विथ NaOH, ये ले सकते हैं। या ये दोनों आपस में रिएक्ट करके सोडियम हाइपोहैलाइड बनाते हैं, इसको ले सकते हैं। या ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 को ले सकते हैं। इनमें से कोई भी रीजेंट हो सकता है। ये हैलोजन का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अगर तुम यहाँ क्लोरीन लोगे तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, ब्रोमीन लोगे तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा, आयोडीन लोगे तो आयोडोफॉर्म बनेगा, और ये रिएक्शन कहलाएगी हैलोफॉर्म रिएक्शन। कभी कभी हम ब्लीचिंग पाउडर को भी यूज करते हैं, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर का भी फंक्शन ठीक वैसा ही है जैसा कि एक्वस हैलोजन का है। तो होता ये है कि हमको मिलता है हैलोफॉर्म, साथ में इस ग्रुप को हटाने के बाद जो रिमेनिंग ग्रुप बचता है वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, थोड़ा सा हैलाइड मिल जाएगा और क्या मिलेगा हमको, वाटर मिलेगा, चलेगा। तो ये हैलोफॉर्म अगर ये बन गया तो हम कहते हैं कि ये हैलोफॉर्म रिएक्शन है। और अगर हैलोफॉर्म की जगह हम यहाँ आयोडीन अगर लेकर के चले हों और बन जाए CHI3, येलो PPT आ जाए विद एंटीसेप्टिक स्मेल, तो हम लोग ये कहते हैं कि ये कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, या इस कंपाउंड में दिए गए दोनों ग्रुप कौन कौन से, पहला अल्फा मिथाइल कार्बोनिल और दूसरा मिथाइल कार्बिनॉल, ये मिथाइल कार्बिनॉल, ये ग्रुप आपके मौजूद है, चलेगा। तो ये चीज कहलाती है आपका हैलोफॉर्म रिएक्शन। और अगर हमने
हेलोफॉर्म में आयोडोफॉर्म बनाया तो ये कहलाता है आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो इस आयोडोफॉर्म टेस्ट के थ्रू हम ये भी पता कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक रीसेंट जो यहाँ पर ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट जो है उसके अंदर ये दो ग्रुप इसके अंदर कंफर्म है, मौजूद है। चलेगा, जरा हम इस रिएक्शन को कंप्लीटली लिख लेते हैं। कंप्लीटली इस रिएक्शन को लिख लेते हैं। तो जब हम इस रिएक्शन को कंप्लीटली लिखेंगे तो बैलेंस फॉर्म में आप इस रिएक्शन को दिमाग में रखें ताकि मैकेनिज्म में हम इन सारी बातों को एक एक करके दिखा सकें। जैसे हमने यहां पर ले लिया एसीटोन और इसका रिएक्शन हमने कराया क्लोरीन के साथ। 4 मोल NaOH लेता है, ये बनाएगा क्लोरोफॉर्म, साथ में बनेगा सोडियम एसीटेट, साथ में बनेगा 3NaCl और साथ में बनेगा 3H2O। चाहे तो आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। कैसे? कितने कार्बन है भाई जी? 3। तो यहां भी कितने मिल गए? 2 और 1 3। कितने हाइड्रोजन है? 3 3 6 और 4 10। यहां कितने मिल गए? 3 1 4 और 6 10। कितनी ऑक्सीजन है? 1 और 4 5। तो यहां कितनी मिल गई? 3 2 5। चलेगा। तो ये रिएक्शन जो होती है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन कहलाती है, जो कि एक बैलेंस फॉर्म में आप इसको देख रहे हैं। इसके बाद अगर इसी रिएक्शन को हम ऐसे भी लिखें, सपोज करिए मैंने एस्टल्डिहाइड लिया, ये आयोडीन के साथ एक्वस अल्कली NaOH या KOH या पोटेशियम कार्बोनेट, इस तरीके का भी आप कोई सॉल्ट ले सकते हैं जो कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो, तो भी सिमिलर फंक्शन हमको मिलेगा। तो यहाँ बन गया हमारा आयोडोफॉर्म, साथ में बनेगा फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट, एक कम कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, साथ में बनेगा सोडियम क्लोराइड और वाटर। चलेगा। ये है आपकी हेलोफॉर्म, ऊपर वाला कॉमनली हेलोफॉर्म, इसको भी हेलोफॉर्म, लेकिन ये हेलोफॉर्म के साथ साथ चूंकि आयोडोफॉर्म बन रहा है एंटीसेप्टिक स्मेल के साथ, तो हम इस रिएक्शन को आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहेंगे। अगर यही मैं एसिटोफिनोन ले लूं तो भी हमको ये सिमिलर रिएक्शन मिलती है। और इसमें ध्यान रखना है कि ये मिथाइल वाला पार्ट, ये मिथाइल वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है? आपका हेलोफॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। और जो बाकी का हिस्सा बच गया, ये जो बाकी का हिस्सा आपका बच गया वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर फिर हमारा बनेगा आयोडोफॉर्म, साथ में हमारा बनेगा आयोडोफॉर्म बना, और फिर हम बना लेंगे सॉल्ट, साथ में बाई प्रोडक्ट NaCl, और क्या बन जाएगा आपका? वाटर। चलेगा। ये रिएक्शन बहुत बढ़िया एग्जांपल है किस बात का? आप कह सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का बहुत बढ़िया एग्जांपल है, जहां पर आयोडीन आप देख रहे हैं कि रिड्यूस हो रहा है, आयोडीन आपका रिड्यूस हो रहा है, जबकि पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है। जैसे यहाँ पर ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका +1 आएगा, जबकि यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ रहा है। चलेगा। तो +1 से +2 होना ऑक्सीडेशन और 0 से -1 होना रिडक्शन। तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये रिएक्शन इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन का, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन का। चल जाएगा? बोलो भाई।
तो अगर यहाँ तक की बात पकड़ में आती है तो आप ये क्लियर हो गए कि हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या है। अब हम इसकी कंडीशन बताने से पहले इसकी मैकेनिज्म को हम पहले सीखेंगे और फिर हम इसमें कौन से कंपाउंड इस रिएक्शन को देंगे और कौन से नहीं देंगे, हम इस पर बात करेंगे। चलेगा? तो कुल मिला के जनरल वे में आप अभी अपने दिमाग में ये रख सकते हैं कि मोस्टली दो ग्रुप इस रिएक्शन को बड़ी आसानी से देते हैं। पहला अल्फा मिथाइल कंटेनिंग कार्बोनिल और दूसरा अल्फा मिथाइल कंटेनिंग कार्बिनॉल्स। कार्बिनॉल्स कहते हैं मेथिल अल्कोहल का ओल्ड नेम है, कॉमन नेम है कार्बिनॉल, और उसी के सब्स्टिट्यूट जो हैं वो कार्बिनॉल्स कहलाते हैं। तो ये दो ग्रुप मोस्टली देते हैं। आगे चल करके हम लोग इसकी कंडीशंस को देखेंगे कि क्या क्या कंडीशन है, कौन कौन देगा, क्यों क्यों नहीं देगा। उसके पहले हम थोड़ा सा मैकेनिज्म को इसका डिस्कस कर लें, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मैकेनिज्म वाला। मैकेनिज्म से ही मॉलिक्यूल्स की कंडीशन दिखाई पड़ेंगी, ना कि कंडीशन से मैकेनिज्म दिखाई पड़ेगी। चलिए अगर हम रिएक्शन की मैकेनिज्म को डिस्कस करें तो मैंने एक कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन आपके सामने रख दिया है। यहां मैंने ये भी क्लियर कर दिया कि अल्फा मिथाइल कार्बोनिल को अगर लेकर के आप चलते हो, अल्फा मिथाइल कार्बोनिल को लेकर के अगर आप चलते हो, तो ऐसी स्थिति में हमारा पेल येलो पीपीटी आयोडोफॉर्म का मिलता है, जो कि एंटीसेप्टिक स्मेल के साथ मिलता है। साथ में ये सॉल्ट बनेगा और साथ में NaCl और वाटर बनता है। यहाँ ये बात ध्यान रखना है कि अगर मैं यहाँ पर आइसोटोपिक कार्बन यूज कर लूँ, यहाँ 12 वाला, यहाँ 14 वाला, तो ये आयोडोफॉर्म 12 वाला होता है, जबकि सॉल्ट जो होगा वो 14 वाला कार्बन होता है। ठीक है, हम इस बात को मैकेनिज्म में ढूंढेंगे कि कितने कितने मोल यूज किए और यही कार्बन क्यों आयोडोफॉर्म में दिख रहा है, ये कार्बन क्यों सॉल्ट में दिख रहा है। तो इसको हम लोगों ने आइसोटोप से भी प्रूफ किया है और आगे चल के हम इसको मैकेनिज्म में भी देखते हैं। तो मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैकेनिज्म में होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब भी आप अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप लेते हैं, अल्फा मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप लेते हैं, तो उसमें अल्फा कार्बन पे मौजूद हाइड्रोजन बाय नेचर अगर आप देखेंगे तो ये एसिडिक होता है। और इसके एसिडिक होने की रीजन ये है कि ये ग्रुप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो कि इस हाइड्रोजन को निकाल देगा और निकालने पर जो आयन बनता है वो रेजोनेंस के थ्रू और साथ में इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के थ्रू स्टेबलाइज किया जाता है। सो ये हाइड्रोजन एसिडिक होती है। चूंकि मीडियम में आप बेस लेके चल रहे हैं, बेस मौजूद है, तो ये बेस इस OH आयन पर अटैक करेगा और अटैक करके वाटर बाहर निकालेगा। साथ में जो बनेगा वो बनता है इनोलेट आयन, और ये इनोलेट आयन स्टेबल है क्योंकि ये ग्रुप यहाँ -I और -R इफेक्ट के थ्रू नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को क्या कर रहा है, आपका डिक्रीज कर रहा है। सो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। साथ ही साथ आप ये देख रहे हैं कि ये इस हाइड्रोजन को निकलने में मदद भी कर रहा है, तभी ये वाटर के रूप में बाहर आया है। चूंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पर इसके साथ रेजोनेंस में भी होगा। कैसे, ये इधर आएगा तो ये बॉन्ड इधर जाएगा तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा, ये चलेगा। और जब ये वापस आएगा ये, तो ये इधर की तरफ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा, यानी रेजोनेंस स्टेबलाइज ये आयन बनता है। अब है क्या कि ये जो आयन आता है CH2C डबल बॉन्ड OR माइनस, ये आयोडीन मॉलिक्यूल को पोलराइज करता है। पोलराइज क्यों, नेगेटिव है तो उसको रिपेल करेगा तो ये इधर की तरफ और ये बॉन्ड इधर की तरफ टूट जाएगा और बनता है हमारा CH2I
C डबल बॉन्ड OR, और यहां से एक आयोडाइड निकल जाता है जो कि मीडियम में मौजूद सोडियम आयन के साथ सोडियम आयोडाइड का क्रिस्टल बना देगा। चलेगा? लेकिन जरा ध्यान दो, जो ये बना है अभी भी मीडियम में बेस मौजूद है और अभी भी इसके पास हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन तो अभी भी एसिडिक होगा, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो फिर ये आयन बनेगा। बोलो भाई, फिर ये आयन बनेगा तो अभी भी मीडियम में आयोडीन के क्रिस्टल मौजूद हैं, ये अटैक करेगा। एक बात और, ये सिमिलरली रेजोनेंस शो करेगा जैसे पहले स्ट्रक्चर बनते थे, CHI डबल बॉन्ड CO-R। क्यों? क्योंकि जब ये इधर की तरफ आएगा तो ये इधर, और इसमें अगर आप देखोगे ये इधर आएगा तो ये इधर, यानी ये आयन सिमिलरली रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो ऐसी स्थिति में अब जब ये फिर इसी मैकेनिज्म से जाएगा तो ये यहां पर 2 आयोडीन लगाएगा, और साथ में आयोडाइड बाहर। ये जो आयोडाइड बाहर आया है ये सोडियम आयन के साथ सोडियम आयोडाइड के क्रिस्टल के रूप में स्टेबलाइज होगा। लेकिन यहाँ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो बना है ये बड़ी तेजी से अब अगला हाइड्रोजन निकालेगा, और इसका रीजन है क्योंकि इस हाइड्रोजन के जुड़ने के साथ साथ इसका एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले केवल एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, फिर 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुए, अब 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुए, तो ये रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। तो अभी ये OH आयन फिर इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो फिर वाटर बाहर, फिर ये एनायन में तब्दील होगा। ध्यान दें, ये फिर एनायन में तब्दील होगा, और ये एनायन फिर आयोडीन के क्रिस्टल पर अटैक करेगा तो अब बन जाएगा CI3C डबल बॉन्ड OR, और यहाँ जो आयोडाइड रिलीज हुआ वो सोडियम आयन के साथ मिलकर के सोडियम आयोडाइड बना देगा। बोलो भाई, सोडियम आयोडाइड बना देगा। अब यहाँ पर मीडियम में अभी भी बेस मौजूद है, NaOH मौजूद है, तो यहाँ ध्यान देना, अब जो रिएक्शन होगी वो होगी न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन वाया टेट्राहेड्रल आयन मैकेनिज्म। यहाँ ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं देता। क्यों नहीं देता है? क्योंकि ये ग्रुप बड़ा ही बल्कियर है और ये इसको स्टेरिकली, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है उसको सफिशिएंटली डिक्रीज कर रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर कार्बोनिल कार्बन पर सफिशिएंटली डिक्रीज होगा तो ये इम्प्योर कार्बोनिल की तरफ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो वो प्योर कार्बोनिल की तरफ जाता है। प्योर कार्बोनिल का मतलब एल्डिहाइड कीटोन, इम्प्योर कार्बोनिल का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव। तो नाउ अब ये OH आयन इस पर बैक साइड अटैक करेगा तो ये इंटरमीडिएट बनाएगा ऐसे, क्योंकि जब ये इस पर अटैक करेगा तो बॉन्ड इधर टूटेगा, O माइनस OH, और फिर ये क्या रहा आपका R। लेकिन आप जानते हैं कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है, और जब ये अनस्टेबल होगा तो कार्बोनिल कैरेक्टर को पाना चाहने के लिए वापस लौटेगा, और जब ये वापस लौटेगा तो ध्यान दीजिएगा कि ये और ये पुअर लिविंग ग्रुप है, ये गुड लिविंग ग्रुप है। जो एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होता है उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ आयोडोफॉर्म एक तगड़ा एसिड का भी काम करेगा तो इसका कॉन्जुगेट बेस बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा, और ये CI3 माइनस की शक्ल में बाहर आएगा
और साथ में बनेगा RC डबल बॉन्ड OH। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एसिड है और ये बेस है, तो इनके बीच में होगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्राइड आयन शिफ्ट या सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर H आयन शिफ्टिंग, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। तो न्यूट्रलाइजेशन अगर होगा या इंटरमॉलिक्यूलर H+ आयन शिफ्टिंग होगा तो ये इस H आयन को लेकर के कन्वर्ट होगा आयोडोफॉर्म में, जो कि येलो कलर का पीपीटी है और साथ में एंटीसेप्टिक स्मेल को रखता है, जबकि ये कन्वर्ट होगा किसमें, सॉल्ट में। तो ये येलो पीपीटी आ गया और ये सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन। चलिए अब एक एक पार्ट को गिनते हैं। सबसे पहला पार्ट ये कि कितना मोल NaOH खर्च हुआ। तो भाई यहां तुमने OH आयन का अटैक कराया तो OH हवा में तो आया नहीं होगा, 1 मोल। फिर तुमने इसके बाद यहां NaOH यूज किया होगा 2 मोल, 2 मोल 2 मोल। फिर यहां एक NaOH यूज किया 3 मोल, फिर एक यहां NaOH यूज किया 4 मोल। तो टोटल कितने मोल NaOH के खर्च किए तुमने, 4। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर आयोडीन की बात करूं तो आयोडीन के कितने मोल खर्च हुए भाई। यहां पहले आपने एक कॉन्जुगेट आयन बनाया जिसने आयोडीन पर खर्च किया 1 मोल। फिर ये कॉन्जुगेट आयन बना, फिर आयोडीन का खर्च हुआ 2 मोल। फिर ये तुमने कॉन्जुगेट बनाया, फिर आयोडीन खर्च किया 3 मोल। देखो 3 मोल खर्च हुआ कि नहीं। अच्छा जी, NaCl 3 मोल कहां निकला, ध्यान से देखिए। पहले हम वाटर को देखें तो पहला वाटर ये है 1 मोल। फिर आप देखो तो आपने जब इस पर ये अटैक किया तो यहां फिर वाटर तो निकला, ये दूसरा मोल। और फिर अगर ध्यान से देखें तो यहां वाटर फिर निकला, तीसरा मोल। बोलो भाई। इसी तरीके से आप सॉल्ट को भी देख सकते हैं, इसी तरीके से आप NaCl को भी देख सकते हैं, चलेगा। अब जो यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म बात बताई हमने कि आयोडोफॉर्म में कार्बन 12 आया, ये कैसे पता, देखिए आयोडोफॉर्म कन्वर्ट कौन सा ग्रुप हो रहा है, फाइनली ये कौन सा ग्रुप कन्वर्ट हो रहा है, जो मिथाइल ग्रुप है उसकी एक एक हाइड्रोजन को हटाते जा रहे हैं और एक एक हेलोजन लगाते जा रहे हैं। तो 3 हेलोजन वाला यही बन रहा है और उसके बाद हाइड्रोलाइज होकर के वो किस में बदल रहा है, आपका आयोडोफॉर्म में बदल रहा है। जबकि कार्बोनिल वाला जो पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉल्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप इस बात को मैकेनिज्म से भी देख सकते हैं। एक आखिरी बात इसमें पूछी गई कि इस मैकेनिज्म में स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेप ही स्लोवेस्ट स्टेप है, पहला स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, पहला स्टेप ही स्लोवेस्ट स्टेप है। क्यों, क्योंकि पहले स्टेप में मौजूद हाइड्रोजन लीस्ट एसिडिक है और बाकी सभी स्टेप में मौजूद हाइड्रोजन की एसिडिटी बढ़ती चली जा रही, यानी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में रिलीज एनर्जी बढ़ेगी और रिएक्शन की स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी अंडर थर्मोडायनामिक कंट्रोल। एक बात, थर्मोडायनामिक कंट्रोल की वजह से रिएक्शन की स्पीड अपने आप बढ़ती जाएगी। सो पहला हाइड्रोजन का निकलना ही क्या है, आपका स्लोएस्ट स्टेप है, किसका, हेलोफॉर्म रिएक्शन का, आयोडोफॉर्म रिएक्शन का। बोलो भाई, कर लोगे कि नहीं? अगर तुम इतनी बात कर ले रहे हो तो मैकेनिज्म को डिटेल लेवल पर देखने के बाद अब हम उस कंडीशन पर लौटेंगे कि दिया गया कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन को शो करेगा कि नहीं करेगा, कौन कौन से करेंगे, कौन कौन से नहीं करेंगे, चलेगा। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशंस को जो कि हेलोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं या नहीं, तो उसकी क्या कंडीशन है। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं बोलूं कि कंडीशन फॉर हेलोफॉर्म रिएक्शन, तो मुख्य रूप से हर किताब में 2 कंडीशन देखने को मिलती है।
लेकिन यहाँ आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है कि मैं इन दो के अलावा भी कुछ बताऊंगा आपको, जिस पर कि आप ये देख सकें कि मॉलिक्यूल आयोडोफॉर्म शो करेगा कि नहीं शो करेगा, या हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा कि नहीं देगा। आयोडोफॉर्म अगर वो बोल देता है तो ये कंडीशन है जिसमें कि आयोडीन NaOH के साथ में है या सोडियम हाइपोआयोडाइड सॉल्ट लिया गया है तो ही ये रिएक्शन होगी। अदरवाइज अगर हेलो फॉर्म पूछ रहा है तो किसी भी टाइप का हेलोजन NaOH के साथ KOH के साथ अगर है तो हेलो फॉर्म रिएक्शन होती है। तो यहाँ दो कंडीशन देखने को मिलती है। सबसे पहले कि सबस्ट्रेट शुड बी अल्फा मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड दैट इज एल्डिहाइड एंड क्या आपका कीटोन्स। यहां ये बात इंपॉर्टेंट है कि अल्फा मिथाइल दूसरा है, और अल्फा मिथाइल से हमारा मतलब हो गया CH3C डबल बॉन्ड O। ये कार्बोनिल कंपाउंड से मतलब हमारा एल्डिहाइड और कीटोन से। जबकि दूसरे तरीके के सबस्ट्रेट जो इस रिएक्शन को दे सकते हैं, सबस्ट्रेट में बी या सबस्ट्रेट शुड बी अल्फा मिथाइल कार्बिनॉल्स। कार्बोनिल और कार्बिनॉल्स में अंतर है। कार्बोनिल हम इस ग्रुप को कहते हैं और कार्बिनॉल जो है हम इस ग्रुप को कहते हैं। चलेगा? तो ये कार्बिनॉल है। कहने का मतलब CH3CHOH। एटलीस्ट अगर ये ग्रुप मौजूद है, ये दोनों मौजूद हैं या दोनों में से कोई एक मौजूद है तो हेलोफॉर्म बन जाएगा। हेलोजन NaOH और KOH के साथ या ब्लीचिंग पाउडर के साथ या आयोडीन और NaOH के साथ आप बना लेंगे। तो हम दिए गए सबस्ट्रेट में ये दो कंडीशन होते हैं, एक अल्फा मिथाइल कार्बोनिल और दूसरा अल्फा मिथाइल कार्बिनॉल्स। चलेगा? तो अगर ये दो सिचुएशन मिल जाती है तो कंपाउंड हेलोजन और NaOH के साथ या एक्वस हेलोजन के साथ में अल्कलाइन मीडियम में या ब्लीचिंग पाउडर के साथ में ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। चलेगा? लेकिन आजकल बड़ा मॉडिफिकेशन भी हो गया है। मॉडिफिकेशन ऐसे कि ये ग्रुप पर्टिकुलर मीडियम में बन भी जाते हैं तो आपको वहां भी तैयार रहना है। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि एथिल अल्कोहल इस रिएक्शन को देगा कि नहीं तो आप कहोगे बिल्कुल देगा। चलेगा? क्योंकि ये रहा अल्फा मिथाइल, ये रहा कार्बिनॉल, ये देगा। इसी तरीके से मैं कहूं कि CH3C CH3, ठीक है, CH3HOH। अब बताओ ये देगा कि नहीं देगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल देगा। डाइमिथाइल कार्बिनॉल है तो ये भी देगा। चलेगा? लेकिन अभी मैं अगर आपसे सवाल में ये पूछ लेता कि ये बताओ भैया कि ये जो एथिल क्लोराइड है ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं देगा, तो आप असमंजस में पड़ जाओगे क्योंकि आपने तो दो ही जगह पढ़ रखा है, अल्कोहल और कार्बिनॉल में। तो मैं कहूंगा देगा। कैसे देगा? अल्कलाइन मीडियम में ये एल्किल क्लोराइड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करके एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कन्वर्ट हो जाएगा तो ये भी इस रिएक्शन को देगा। इसी तरीके से मैं आपसे कहूं कि एक बात बताओ भाई, एस्टल्डिहाइड हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? आप कहोगे बिल्कुल सर, अल्फा मिथाइलिन ग्रुप है, सॉरी अल्फा मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप है तो बिल्कुल देगा ही। लेकिन अगर मैं ये पूछ बैठूं कि CH2COH ये देगा कि नहीं देगा, तो आप कहोगे सर ये अल्फा मिथाइल कार्बोनिल तो कार्बिनॉल तो है नहीं, तो ये कैसे देगा? मैं कहूंगा देगा। और इसका देने का रीजन ये है कि ये शो करेगा टॉटोमेरिज्म। क्या शो करेगा? टॉटोमेरिज्म को।
और जब ये टॉटोमेरिज्म को शो करेगा तो मैं बता दूं एक्वस मीडियम में ये फॉर्म 99% पाई जाएगी और ये फॉर्म 1% स्टैंड करेगी और इस फॉर्म के बनने की वजह से आयोडोफॉर्म टेस्ट मिलेगा। तो खास तौर से ऐसे अल्फा मिथाइल कार्बोनिल जिनकी इनॉल फॉर्म है वो भी क्या करते हैं, आपका आयोडोफॉर्म या हैलोफॉर्म टेस्ट को देंगे। चलेगा। एक बात और, आपने मैकेनिज्म में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ध्यान दी थी, या ध्यान दी या नहीं दी आप चेक करिएगा, कि जो हाइड्रोजन निकलती थी वो कौन सी हाइड्रोजन होती थी कार्बोनिल में, जो मोस्ट एसिडिक है। अगर उससे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है तो पहले वो निकलेगा, लीस्ट एसिडिक हाइड्रोजन उसकी प्रेजेंस में नहीं निकल पाएगा ड्यू टू कौन सा इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। चलेगा। तो ये छोटी मोटी 3-4 बातें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखना है और मैं आपके सामने अब कंपाउंड रखूंगा और आपको बताना है कि दिया गया कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा कि नहीं देगा। चलेगा, शुरू करें। चलिए, तो मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन विद हैलोजन प्लस एक्वस NaOH या KOH या सोडियम हाइपोहैलाइड। ये आयन है, ये सॉल्ट है, सोडियम हाइपोहैलाइड। ये या ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम क्लोराइड हाइपोक्लोराइड, तो उनके साथ में। तो ये एक ही रीजन है, मैंने आपको बताया है। बनता कैसे है, हैलोजन जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ सोडियम हैलाइड बनता है, सोडियम हैलाइड बनता है, सोडियम हाइपोहैलाइड बनता है और साथ में बनेगा वाटर। चलेगा। तो आप इसको लीजिए या इसको लीजिए, बात क्या है आपका, बराबर है। ब्लीचिंग पाउडर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी कैल्शियम आयन है, क्लोराइड आयन है और हाइपोक्लोराइड आयन अपने आप ही मौजूद है, तो इसका फंक्शन भी वही है। तो अब आप मुझे बताइए कौन शो करेगा और कौन शो नहीं करेगा। फॉर्मेल्डिहाइड शो करेगा नहीं, क्यों, मिथाइल ग्रुप नहीं है, अल्फा मिथाइल ग्रुप नहीं है। बेंजल्डिहाइड, इसमें भी मिथाइल ग्रुप नहीं है। एसिटोफिनोन, तो एसिटोफिनोन देखिए शो करेगा और इसका कारण ये है कि यहाँ अल्फा मिथाइल ग्रुप मौजूद है। चलेगा, ये शो करेगा। इसी तरीके से अगर मैं ये कंपाउंड लूँ तो मिथाइल है पर ये अल्फा मिथाइल नहीं है, इसलिए ये शो नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर हम बेंजोफिनोन ले लें तो सिमिलर सिचुएशन है कि यहाँ पर अल्फा मिथाइल ग्रुप नहीं है, इसलिए शो नहीं करेगा। अब अगर मैं एस्टल्डिहाइड लूं तो शो करेगा क्योंकि यहाँ अल्फा मिथाइल ग्रुप है। यही मैं अगर प्रोपेनएल्डिहाइड ले लूं तो प्रोपेनएल्डिहाइड में अल्फा मिथाइल नहीं है, ये मिथाइलिन है और ये शो नहीं करेगा। एसीटोन अगर लिया जाए तो इसमें अल्फा मिथाइल ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप से, तो इसलिए ये शो करेगा। यहीं पर एसीटोन के अलावा अगर मैं कीटोन लूं तो इस साइड तो नहीं है लेकिन इस साइड है, इसलिए ये शो करेगा। इसी जगह पे अगर आप विचार करिए, अगर मैं यहीं पर ये कंपाउंड ले लेता और पूछता कि बताओ ये शो करेगा कि नहीं करेगा, तो आप कहते कि नहीं करेगा क्योंकि अल्फा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप नहीं है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर कहूँ, क्या नाम होगा इस कंपाउंड का, 1-फिनाइल प्रोपेनोन, तो ये अल्फा पोजीशन पर मिथाइल नहीं है, यहाँ मिथाइलिन है, शो नहीं करेगा। यहाँ पर अल्फा पोजीशन पर मिथाइल है, शो करेगा। यहाँ आप देखें दोनों में से किसी अल्फा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप नहीं है, इसलिए ये शो नहीं करेगा। चलेगा। चलिए बात को आगे बढ़ाएं तो हम ये देखें कि अल्कोहल कैसे हैलोफॉर्म रिएक्शन को देते हैं, खासतौर से हैलोजन के साथ में वो कैसे देते हैं, तो उसकी जरा मैकेनिज्म देखते हैं।
बात करें तो अल्कोहल हैलोफॉर्म रिएक्शन जो देते हैं उसमें हैलोजन, एक्वस हैलोजन का बड़ा रोल है। एक्वस हैलोजन वर्क करता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है? क्योंकि जो हैलोजन वाला पार्ट है ये NaOH के साथ रिएक्ट करके सोडियम हैलाइड, सोडियम हाइपोहैलाइड और साथ में वाटर बनाता है। तो है क्या कि यहाँ पर ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, ये -1 ये +1 चलेगा। डिसप्रोपियोनेशन रिएक्शन है, आपने पढ़ा भी होगा। तो इसमें जो ये कंपाउंड बनता है इसका हाइपोहैलाइड आयन, ये जो हाइपोहैलाइड आयन है ये वर्क करता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है और जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा तो ऐसी स्थिति में ये अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल है तो प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा किसमें? आपका एल्डिहाइड में। सेकेंडरी अल्कोहल होता तो किसमें जाता? आपका कीटोन में। तो ये इसमें कन्वर्ट कर देता है। और बाकी का तो आप प्रोसेस जानते ही हैं कि यहाँ पर हैलोजन और NaOH, तो ये यहाँ से एक वाटर बाहर निकालेगा और ये इस हैलोजन पर अटैक करके CH2X साथ में C डबल बॉन्ड OH, फिर अगला मोल हैलोजन और NaOH का आएगा तो ये OH फिर यहाँ से एक वाटर बाहर करेगा और फिर ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो बनेगा CHX2C डबल बॉन्ड OH। फिर अगले स्टेप में हम NaOH और हैलोजन लेंगे तो ये OH फिर हाइड्रोजन के साथ वाटर बाहर करेगा, ये एनायन फिर हैलोजन पर अटैक करेगा और अब इस स्थिति में बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3 बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में अब केवल NaOH आएगा, केवल NaOH आएगा। तो ध्यान दें कि अब जो NaOH आता है ये इस पर अटैक करेगा, CH3 माइनस आयन बाहर हो गया और साथ में बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O माइनस, सॉरी OH। अगले स्टेप में H प्लस आयन ट्रांसफर होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर H प्लस आयन ट्रांसफर होगा इंट्रामॉलिक्यूलर H प्लस आयन ट्रांसफर। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एसिडिक है वो H आयन देगा, जो बेस है वो H आयन लेगा। तो ऐसी स्थिति में बन जाएगा हैलोफॉर्म और साथ में बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ दिस एसिड। पकड़ रहे हैं? और ये जो हैलोफॉर्म बना यही तो हम बना रहे थे। तो ध्यान दीजिएगा अल्कोहल भी हैलोफॉर्म रिएक्शन को देते हैं और चूंकि जो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, PPT का फॉर्मेशन होता है, ये इक्विलिब्रियम को बड़ी तेजी से फॉरवर्ड में क्या करेगा? आपका शिफ्ट करेगा। तो रिएक्शन बड़ी तेजी से आपकी कंप्लीट होती है। चलेगा? तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे अल्कोहल जिनके पास में मेथिल ग्रुप है, अल्फा मिथाइल कार्बिनॉल्स, ये इस रिएक्शन को बड़ी तेजी से देते हैं। चलेगा? तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ मैंने बेसिकली अल्कोहल्स को लेकर के पूछा है कि कौन हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा और कौन रिएक्शन नहीं देगा। और लेने के लिए हम लोगों ने पूछा है हैलोजन एक्वस KOH या NaOH के साथ में, और अगर यही आयोडीन KOH और NaOH के साथ हो गया तो हम लोग बोलते हैं कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा कि नहीं देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं देगा, पेल येलो PPT विद एंटीसेप्टिक स्मेल बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो सोडियम हाइपोहैलाइड या पोटेशियम हाइपोहैलाइड या हाइपोहैलाइड एनायन भी अगर है
तो भी वही बात है। और ब्लीचिंग पाउडर अगर आपका है तो वो भी चूंकि हाइपोहैलाइड आयन बनता है तो बात सिमिलर हो जाती है। तो एक बात बताओ, मेथिल अल्कोहल तो ये तो कार्बिनॉल है और कहा यह गया था कि अल्फा मिथाइल कार्बिनॉल, इसलिए ये रिएक्शन नहीं देगा। ये है अल्फा मिथाइल कार्बिनॉल, ये रहा कार्बिनॉल ग्रुप और ये रहा अल्फा, ये देगा। इसी तरीके से ये रहा कार्बिनॉल और यहां दो अल्फा मिथाइल ग्रुप देगा। यहां पर ध्यान से देखें, ये रहा कार्बिनॉल लेकिन ये अल्फा पर मिथाइल नहीं है, नहीं देगा। इसमें देखिए ये रहा कार्बिनॉल ग्रुप, यहां मिथाइलिन है, नहीं देगा। यहां पर देखें तो ये रहा आपका कार्बिनॉल ग्रुप और ये अल्फा पर मिथाइल और मिथाइलिन दोनों है तो इसकी वजह से देगा। यहां पर ये रहा कार्बिनॉल ग्रुप और ये अल्फा, ये मिथाइल नहीं मिथाइलिन है। CH3 को मिथाइल कहते हैं और CH2 को मिथाइलिन कहते हैं, ये नहीं देगा। अब यहां ये रहा कार्बिनॉल ग्रुप और तीन अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन जरा सम लो ये 3 डिग्री अल्कोहल है। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे ये कहा था कि कार्बिनॉल पहले ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं और फिर कार्बोनिल कंपाउंड में हैलोजन क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये अल्कोहल एक्वस हैलोजन के द्वारा ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा, नॉट ऑक्सीडाइज। तो जब ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो ये रिएक्शन हमको नहीं मिलती है। इसको एज ए एक्सेप्शन याद रखना कि टर्शरी अल्कोहल्स खास तौर से जो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते हैं वो इस रिएक्शन को नहीं देते, भले इनके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप क्यों नहीं है। ध्यान रहेगा, बोलो बहुत बढ़िया एक्सेप्शन था ये, कर लेंगे इसको। हम हैलोफॉर्म रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं दो कंपाउंड को डिफरेंशिएट करने के लिए। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, दो कंपाउंड को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग हैलोफॉर्म रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें जो आयोडोफॉर्म वाली रिएक्शन है वो एंटीसेप्टिक स्मेल भी देती है, साथ में येलो कलर भी देती है। तो इससे हम पकड़ लेते हैं कि पर्टिकुलर कंपाउंड दे रहा है और अगर नहीं बना तो पर्टिकुलर कंपाउंड नहीं दे रहा है। जैसे मैं आपसे कहूं कि हैलोफॉर्म reaction is used to differentiate two organic compound, जैसे अगर मैं कहूं कि मुझे फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड में डिफरेंशिएशन करना है तो तुम जानते हो कि एस्टल्डिहाइड हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देगा। इसी तरीके से मैं कहूं कि मुझे एस्टल्डिहाइड और प्रोपेनएल्डिहाइड में डिफरेंशिएशन करना है तो एस्टल्डिहाइड अल्फा मिथाइल कार्बोनिल लगता है इसलिए ये देगा और ये नहीं देगा, अलग हो गए। तो ये हम आयोडोफॉर्म जो टेस्ट है इसका सहारा ले सकते हैं इनको डिफरेंशिएट करने के लिए, क्या बना करके, येलो पीपीटी विद एंटीसेप्टिक स्मेल या हॉस्पिटल लाइक स्मेल। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि एस्टल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड को डिफरेंशिएट करना है, एस्टल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड को डिफरेंशिएट करना है तो ये देगा और ये नहीं देगा, तो डिफरेंशिएट हो गया कि नहीं हो गया। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि मुझे प्रोपेनएल्डिहाइड और एसीटोन में अंतर क्रिएट करना है, मैं आयोडोफॉर्म टेस्ट का सहारा ले लूंगा, हैलोफॉर्म रिएक्शन का सहारा ले लूंगा, ये देगा और ये नहीं देगा। इसी तरीके से हम चाहें तो मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये देगा और ये नहीं देगा।
इसी तरीके से हम चाहें तो एथिल अल्कोहल और प्रोपिल अल्कोहल को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये तुम्हारा एथिल अल्कोहल देगा और ये नहीं देगा। लास्ट में अगर हम चाहें तो एथिल अल्कोहल और टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये देगा और ये नहीं देगा। तो कुल मिलाकर के हैलोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म टेस्ट का इस्तेमाल हम कंपाउंड को डिफरेंशिएट करने के लिए भी कर सकते हैं। कुछ कंपाउंड जो उस सिचुएशन के साथ होते हैं, या तो अल्फा मिथाइल कार्बोनिल हो या अल्फा मिथाइल कार्बिनॉल्स हो, तो वो रिएक्शन को देते हैं और उसके अलावा वाले जो है वो नहीं देते हैं। चलेगा? लेकिन केमिस्ट्री इतना सीधा नहीं है जितना सीधा आप इसको देख रहे हैं। कुछ ना कुछ तो 3-5 है ही। तो अब हम लोग कुछ एक्सेप्शनल कंपाउंड को डील करेंगे और उनके एक्सेप्शन में क्या वजह हैं, इस बात को जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब हम लोग इस सवाल के माध्यम से देखेंगे। थोड़ा सा हल्का सा टफ इंटरमीडिएट लेवल, पीएमटी लेवल, नीट लेवल का हमने यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स रखा है और आपसे पूछा है कि बताओ ये हैलोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं देगा। तो हैलोफॉर्म टेस्ट के लिए हमने कहा था कि 2 चीजें आप देखेंगे। सबसे पहली चीज कि अल्फा मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल कंपाउंड अगर मौजूद है तो देगा, और दूसरा बीटा मिथाइल अल्कोहल, बीटा मिथाइल अल्कोहल या इसी को हमने अल्फा मिथाइल कार्बिनॉल भी कह रखा है। तो अगर ये दोनों मिल जाते हैं एक्वस हैलोजन के साथ तो हैलोफॉर्म रिएक्शन होगी। और अगर पूछे कि आयोडोफॉर्म, तो आयोडोफॉर्म बने इसके लिए आयोडीन और NaOH लेना पड़ेगा, आयोडीन या KOH लेना पड़ेगा। चलेगा? तो सबसे यहाँ पे मैंने पूछा है कि हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो ध्यान दें, पहला वाला कंपाउंड अल्कोहल लिया गया है। चलिए भाई, तो ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा। तो बीटा मिथाइल अल्कोहल है या कार्बिनॉल ग्रुप है, ये अल्फा मिथाइल कार्बिनॉल आप इसको बोल सकते हैं, इसलिए ये देगा। दूसरे वाले में दोनों तरफ बेंजीन रिंग लगी हुई है, फाई इज द सिंबल ऑफ बेंजीन रिंग। तो चूंकि मिथाइल ग्रुप नहीं है इसलिए नहीं देगा। तीसरे वाले को आप पहचानो अगर, तो यहाँ पर ये अल्फा मिथाइल कार्बिनॉल नहीं, अल्फा मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है ये, लेकिन यहाँ पर मैकेनिज्म का एक इंटरमीडिएट लिया गया है। हम एक एक हाइड्रोजन हटाते जा रहे थे, एक एक हाइड्रोजन लेते जा रहे थे, रिएक्शन अगले स्टेप में बढ़ती जा रही थी। यानी ये भी इस रिएक्शन को देगा। और देने का रीजन क्या है? ये मैकेनिज्म के स्टेप का है। अगला वाला अगर आप देखो तो पहले एक हाइड्रोजन हट करके एक आयोडीन लगता था, फिर 2 हाइड्रोजन हट करके 2 आयोडीन लगता था, फिर तीनों हाइड्रोजन हट करके 3 आयोडीन लगता था। यानी ये तीनों, भले ये अल्फा मिथाइल कार्बिनॉल कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है, लेकिन फिर भी ये रिएक्शन को देंगे। चलेगा? इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये रिएक्शन हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, लेकिन ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ आयोडीन नहीं बल्कि क्या है आपका क्लोरीन है। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन तो ये भी देगा। इसमें बात कर लो तो ये भी हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, पर ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं है। तो सवाल करते समय देख लीजिएगा कि आपसे हैलोफॉर्म रिएक्शन पूछा है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट पूछा है। आयोडोफॉर्म टेस्ट में आप क्या बनाते हैं? आयोडोफॉर्म को बनाते हैं। और हैलोफॉर्म रिएक्शन में कुछ भी बन जाए, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, मिक्स ऑफ हाइड्रोजन, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर मैं मेथिल आयोडाइड की बात करूं तो मेथिल आयोडाइड अल्कलाइन मीडियम में आयोडीन को हटा करके अल्कोहल में बदलेगा, और ये अल्कोहल बीटा मिथाइल अल्कोहल नहीं है या अल्फा कार्बिनॉल नहीं है, इसलिए रिएक्शन नहीं देगा। यहाँ पर ये 2 OH लगेंगे इस पर आकर के, और ये फाइनली फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, और फॉर्मेल्डिहाइड में मेथिल ग्रुप नहीं है, इसलिए रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन जरा ये एथिल क्लोराइड ले लो,
तो एथिल क्लोराइड अल्कलाइन मीडियम में इथाइल अल्कोहल में बदल जाएगा। और तुम जानते हो कि ये बीटा मिथाइल अल्कोहल है या अल्फा मिथाइल कार्बिनॉल है, तो रिएक्शन को देगा। चलेगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको ले लूं तो ये अल्कलाइन मीडियम में हैलोजन को हटा करके OH ग्रुप लगाएगा। और तुम इस रिएक्शन से भली भांति परिचित हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये जो है वाटर बाहर निकाल करके कन्वर्ट हो जाएगा एस्टल्डिहाइड में। और चूंकि ये जो है अल्फा मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड है, तो ये इस रिएक्शन को देगा। पर ध्यान दीजिएगा, दिख नहीं रहा था, लेकिन अब अगर ये स्टेप आपके दिमाग में है तो ये दिखेगा और ये रिएक्शन को देगा। यही अगर मैं विसिनल डाइहैलाइड लूं तो ये हटा करके OH लगाएगा, लेकिन यहाँ अल्फा मिथाइल अल्कोहल नहीं अल्फा मिथाइल कार्बिनॉल नहीं बन पा रहा है या बीटा मिथाइल अल्कोहल नहीं बन पा रहा है, तो ये रिएक्शन नहीं देगा। इसी तरीके से अब अगर मैं ये अल्कोहल ले लूं तो थोड़ा आपको संभलना होगा। चूंकि मीडियम अल्कलाइन है तो ये रिएक्शन कैटलाइज भी होती है। और ध्यान दें, आप कभी अगर इनॉल फॉर्म देखें तो एक बार जरूर चेक कर लो इसकी कीटो फॉर्म को, क्योंकि एक्वस मीडियम में ये अपने कीटो फॉर्म में ज्यादा स्टैंड करता है बनस्पत इनॉल फॉर्म के, और रिएक्शन को कैटलाइज करेगा अल्कलाइन मीडियम। तो जरा ध्यान से देखो, इसका कीटो प्रोडक्ट ऐसे आएगा और रिएक्शन हुई टॉटोमेरिज्म। तो दिख ये लिया ये गया है जिसमें कि वो सिचुएशन आपको नहीं दिख रही, लेकिन चूंकि ये इसमें स्टैंड करता है, 99% इसमें स्टैंड करता है, और ये अल्फा मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड है, तो ये रिएक्शन को देगा। इसी तरीके से 14 वाले में भी देखो, ये भी इनॉलिक फॉर्म है और ये भी टॉटोमराइज होगी, और टॉटोमराइज हो करके ये जब कीटो में कन्वर्ट हो रहा तो इसके पास सिचुएशन सेटिस्फाइड हो जा रही अल्फा मिथाइल कार्बोनिल की। तो ये क्या शो कर रहा है, आपका हैलोफॉर्म रिएक्शन को ये भी देगा। अब अगर मैं 15 वाले पर आऊं तो यहां पर आप देखिए, ये अल्फा कार्बन है और यहाँ मिथाइलिन ग्रुप है, रिएक्शन नहीं देगा। मुझे मिथाइल चाहिए, यहाँ मिथाइलिन है। देखिए यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ 2 है, ये भी नहीं देगा और ये भी नहीं देगा। चलेगा। तो इसको कर सकते हैं, ये बेसिक लेवल के कुछ क्वेश्चन है। अब हम लोग कुछ स्पेशल क्वेश्चन लेंगे, कुछ टफ क्वेश्चन लेंगे और फिर उनकी वजह जानेंगे ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे कि नहीं। चलिए, तो चलिए एक सवाल और भी आपकी स्क्रीन पर है, पहले आप लोग इसको बना लीजिए, तब हम इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। इसमें बड़े अच्छे पॉइंट निकल करके सामने आएंगे। ठीक है, देख लिया, एक बार इमेज भी अपनी बना ली होगी कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। चलेगा। अब जैसे मैं पहला वाला बोलूं तो पहला वाला आयोडोफॉर्म टेस्ट आयोडीन और NaOH के साथ देगा कि नहीं। तो सबसे पहले आपने ये देखा कि सर इसके अंदर तो अल्फा मिथाइल कीटोन है, और अल्फा मिथाइल कीटोन है तो इसे रिएक्शन तो देना चाहिए, पर जवाब है कि आयोडोफॉर्म नहीं बनेगा। अब सवाल आया क्यों? तो इसका जवाब थोड़ा सा मैकेनिज्म में अगर आप जाकर के देखें तो ये बताइए, मैकेनिज्म में कौन सी हाइड्रोजन पहले निकलती थी? जो मोस्ट एसिडिक होती थी वही हाइड्रोजन सबसे पहले निकलती थी, और उसके बाद वो एनायन जाकर के आयोडीन क्रिस्टल पर अटैक करके आयोडीन को रिप्लेस करता था। लेकिन जरा यहाँ ध्यान से देखिए, तो यहाँ 2 तरीके की अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, एक ये अल्फा 1 मिथाइल वाला और दूसरा ये अल्फा 2 मिथाइलिन वाला। तो इसमें जो हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है वो अल्फा 2 वाली है, और इसके पीछे वजह ये है कि इस ग्रुप से 2-2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो जब 2-2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी,
क्योंकि इस पर आने वाला नेगेटिव चार्ज दो तरफ रेजोनेंस में जाएगा, और जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज होता है, एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होता, उस हाइड्रोजन के निकलने के चांस उतने ज्यादा। यानी कि इस हाइड्रोजन को हट करके यहाँ हैलोजन लगना है, और जब यहाँ हैलोजन लगेगा तो दो ही तो हैलोजन लगेगा, बोलो भाई। तो ये चूंकि रिप्लेस ही नहीं हो रहा है, ये रिप्लेस हो रहा है, इसलिए ये कंपाउंड अल्फा मिथाइल कार्बोनिल रखने के बावजूद आयोडोफॉर्म टेस्ट को नहीं देगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर कभी दिए गए कंपाउंड में दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाएं, ठीक है, तो वो नहीं देते हैं। यहां पर आइए, यहां पर आइए, यहां पर भी वही सिमिलर सिचुएशन, दो दो ग्रुप है तो निकलेगी ये हाइड्रोजन न की, और ये चूंकि संख्या में दो ही है तो दो संख्या में अगर मौजूद है तो ऐसी स्थिति में इसका निकलना मुश्किल हो जाएगा, और मुश्किल हो जाएगा तो ये भी आयोडोफॉर्म नहीं बनाएगा। अब अगर मैं तीसरे वाले की बात करूं तो तीसरा वाला विशेष कंपाउंड है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये भी अल्फा मिथाइलिन, ये मिथाइल नहीं बल्कि मिथाइलिन ग्रुप रखे हुए हैं और मिथाइल ग्रुप रखे हुए हैं, लेकिन ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, और इसके आयोडोफॉर्म टेस्ट देने की मैकेनिज्म बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्या इसमें भी ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा? नहीं, ये हाइड्रोजन नहीं निकलता है, ये वाला हाइड्रोजन निकलता है। कैसे भाई? इस हाइड्रोजन को जब हम निकालेंगे तो जो एनायन बनता है वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज करता है, जिसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा है, चलेगा। तो जब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में हम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। तो ये वाटर बाहर निकला, इस हाइड्रोजन के निकलने पर ये एनायन बना, ये आयोडीन के क्रिस्टल पर अटैक करेगा, अटैक करेगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, CH3CO CHI CO CH3 ये बनेगा, और जब हमारा ये बनेगा तो ध्यान देने वाली बात है यहां पर कि अभी भी NaOH मौजूद है। तो जब NaOH मौजूद है तो ये हाइड्रोजन और एसिडिक हो गया, और एसिडिक हो गया तो ये OH इस H के साथ वाटर बाहर करेगा और ये कंपाउंड बनाएगा CH3CO Ci- C डबल बॉन्ड OCH3, चलेगा। अब आयोडीन क्रिस्टल अभी भी मौजूद है, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, आयोडाइड बाहर कर देगा और बनेगा, ध्यान दीजिएगा, CH3C डबल बॉन्ड O Ci2 CO CH3, चलेगा। अब मीडियम में NaOH अभी भी मौजूद है, तो जो NaOH मौजूद है वो अब इस कार्बोनिल सेंटर पर अटैक करेगा, और जब वो कार्बोनिल सेंटर पर अटैक करेगा तो ऐसी स्थिति में ये बॉन्ड ऊपर खुलेगा, और जब ये वापस लौटेगा तो ध्यान दें, ये लिविंग ग्रुप जो बाहर करता है COO-, OH CH3, तो जब ये वापस लौटेगा तो ऐसी स्थिति में ये ग्रुप यहां से बाहर आएगा, पकड़ रहे हैं, और जब ये ग्रुप यहां से बाहर आएगा तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान दीजिएगा, CH3C डबल बॉन्ड O Ci2 माइनस, और साथ में CH3COOH। फिर यहाँ कौन सी शिफ्टिंग होगी? इंटरमॉलिक्यूलर H+ आयन शिफ्टिंग या न्यूट्रलाइजेशन, ये एसिड का रोल प्ले करेगा और ये बेस का। तो ऐसी स्थिति में जब ये हाइड्रोजन ले लेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CO CHI2, पकड़ रहे हैं, और जब ये CHI2 में कन्वर्ट होगा
तो एक बात बताओ, अभी भी मीडियम में NaOH मौजूद है। तो ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, ये OH आयन के साथ रिएक्ट करके वाटर बाहर करेगा और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CO Ci2 माइनस में। मीडियम में आयोडीन के क्रिस्टल मौजूद हैं, ये एनायन इस पर अटैक करेगा और फिर CH3CO Ci3 बनेगा, जो NaOH के साथ फिर रिएक्ट करके ये न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन ये इधर की तरफ बाहर आएगा तो बनेगा CH3 और साथ में CH3COO माइनस। क्लियर है हमारी बात? तो इस पूरी मैकेनिज्म को अगर हम ध्यान से देखें, इस पूरी रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है। क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है भाई? अगर आप ध्यान से देखो तो ये फैक्ट देखने के लिए मिला कि ये दोनों पार्ट सॉल्ट में कन्वर्ट हुआ और जो मिथाइल वाला पार्ट है, ये मिथाइलिन वाला पार्ट है, ये किस में कन्वर्ट हुआ? आयोडोफॉर्म में। चलेगा? तो ये आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट हुआ। तो एक बात जरूर ध्यान रखना कि ये जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं CH2 की दोनों वैलेंसी पर अगर तुम्हारा कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है तो ये इस टेस्ट को देते हैं। चलेगा? तो अब मुझे एक बात बताओ, अच्छा इस टेस्ट में एक बात और है कि क्या इन ग्रुप का कोई रोल है? कोई रोल नहीं। रोल अगर है तो किसका है? आपका CH2 का रोल है। तो यही आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट हो, तो तीसरा आयोडोफॉर्म देगा। कैसे देगा मैंने क्लियर कर दिया। चौथा वाला देखो, इधर क्या है मुझे कोई मतलब नहीं, ये CH2 है इसलिए ये देगा। यहां पर देखो ये CH2 ग्रुप है इसलिए ये देगा। ये टर्मिनल वाले जो कार्बोनिल ग्रुप हैं ये सॉल्ट में कन्वर्ट हुए हैं। पांचवें के बाद आप छठे में आइए, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, ये सॉल्ट में कन्वर्ट हुए, ये वाला ग्रुप हमारा आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट हुआ। चलेगा? सातवां वाला देगा क्योंकि ये ग्रुप आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट होगा। लेकिन यही जरा तुम आठवें की बात कर लो, ये तगड़ा एक्सेप्शन है, ये तगड़ा एक्सेप्शन है। आठवां वाला नहीं देता है। तो बोले काहे नहीं देता है? मैंने कहा इसलिए क्योंकि ये जो ग्रुप है अब वो सफिशिएंटली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है। देखने का चलिए सर सफिशिएंटली अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है तो भी कोई थोड़ा बहुत तो है, तो ये हाइड्रोजन तो रिप्लेस करेगा ही। मैंने कहा बिल्कुल रिप्लेस करेगा, लेकिन जरा ध्यान देना कि जब तुम इस स्टेप पर पहुंचोगे, यहाँ वाले स्टेप पर पहुंचोगे और ऐसी स्थिति में यहाँ पर सपोज करो तुम्हारा OCH3 ग्रुप मौजूद है, तो अब जब ये कार्बोनिल कैरेक्टर बैक करेगा तो ये बॉन्ड ना डिसोसिएट होकर के ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा। चलेगा? और ये बॉन्ड डिसोसिएट होने पर उधर का अल्कोहल बनेगा। तो मेथिल अल्कोहल चूंकि नहीं शो करता और ये कन्वर्ट ही नहीं हुआ, पूरी तरीके से हाइड्रोलाइज ही नहीं हुआ, तो ये रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन हाँ, अगर यही मेथिल की जगह एथिल हुआ तो ये आगे जाकर के एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा और एथिल अल्कोहल इस रिएक्शन को देता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर अल्कोक्सी ग्रुप की जगह एथिल है, एक भी एथिल है, तो रिएक्शन मिल जाएगी। लेकिन वही मेथिल या आइसोप्रोपिल है तो रिएक्शन, आइसोप्रोपिल अगर अल्कोहल बनेगा तो ये भी रिएक्शन को दे देगा। हाँ, मेथिल अल्कोहल बनता है तो रिएक्शन को नहीं देता है। ये क्वेश्चन नंबर 11 विशेष है। ये इसलिए टेस्ट को नहीं देता है क्योंकि ये बल्कियर ग्रुप क्या क्रिएट करते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस। ये स्टेरिक हिंड्रेंस बल्कियर नेचर होने की वजह से इस टेस्ट को नहीं देता है। चलेगा? अब जरा क्वेश्चन नंबर 12 की बात करो। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखो, ये अल्कोहल है लेकिन एक्वस हैलोजन इनको ऑक्सीडाइज करके बाइकार्बोनिल में कन्वर्ट कर देगा। CH3CO
CH2 CO CS। और इसमें हमको टेस्ट इसलिए नहीं मिलेगा कि हम इसका यूज कर रहे हैं, बल्कि इसकी वजह से हमको टेस्ट मिलेगा। ध्यान रहेगा। इस बात को कंफर्म भी कर सकता है, पूछ भी सकता है आइसोटोप लगा करके। मान लीजिए यहाँ 12 लगा दिया, यहाँ 14 लगा दिया, पूछा कि बताओ आइडोफॉर्म में 12 वाली कार्बन है कि 14 वाली है, तो बानर बन जाओगे कि नहीं। लेकिन हाँ, अगर तुमको मालूम है कि पहले ये इसमें कन्वर्ट होगा और फिर ये इस मैकेनिज्म के थ्रू क्या देगा, आपका आइडोफॉर्म देगा, तो कोई गलती का चांस ही नहीं। यही यहां पर देख लीजिए, इनकी वजह से नहीं, हमें इसकी वजह से आइडोफॉर्म टेस्ट मिलेगा। बोलो भाई, कर सकते हो, कोई दिक्कत। चलिए कुछ एक और एग्जांपल लेते हैं। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये थोड़े कुछ टिपिकल एग्जांपल हैं। यहाँ पर भी सिमिलर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो आइडोफॉर्म टेस्ट विद आयोडीन प्लस एक्वस NaOH। तो पहला वाला मैं कहूँगा, पहला वाला नहीं शो करेगा। क्यों? इसका कारण है, यहाँ पर आप अल्फा मिथाइल कार्बोनिल देख सकते हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं शो करेगा, क्योंकि इस पूरे मॉलिक्यूल में जो सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इससे लगे हुए हैं, साथ में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो जो हाइड्रोजन रिप्लेस होगी बेसिक मीडियम में वो ये होगी, ना कि ये हो। तो जब तक ये हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होती तब तक आइडोफॉर्म नहीं बनेगा। दूसरे वाले पर हम लोग आते हैं। दूसरे वाले में भी यही लोचा कि यहाँ मिथाइल ग्रुप जरूर आपको दिख रहा है, लेकिन ये मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये जो कार्बन होगा इसकी हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक है और इस पे 3 हाइड्रोजन नहीं है, 3 आयोडीन नहीं लग सकता, तो ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। चलिए तीसरे वाले में आते हैं। तीसरे वाले में तो भाई यहाँ मिथाइलिन ग्रुप भी है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप भी है, यहाँ पर दो कार्बोनिल ग्रुप के बीच में, इधर कौन से ग्रुप थे इससे कोई मतलब नहीं, तो इसको तो कम से कम देना चाहिए। अब भी ये नहीं देता। कारण इसका ये है कि ये जब दोनों हाइड्रोजन तुम हटा करके यहाँ 2 आयोडीन लगाओगे तो अगले स्टेप में जब बेस इस पर अटैक करेगा तो ये एज ए लिविंग ग्रुप बाहर नहीं होगा, ये एज ए लिविंग ग्रुप बाहर होगा। और चूंकि ये बेटर लिविंग ग्रुप है इसकी तुलना में, आप तो जानते हैं कि स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, वीकर इज इट्स कॉन्जुगेट बेस एंड बेटर इज इट्स लिविंग टेंडेंसी। तो बहुत तगड़े एसिड का कॉन्जुगेट आयन है तो ये बहुत तगड़ा लिविंग ग्रुप होगा, और जब ये बाहर निकलेगा तो इसकी हाइड्रोलिसिस ही नहीं हो पाएगी, तो इसलिए ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट को नहीं देगा। चौथा फिनॉल। अरे ये कौन सी बकवास हो गई, फिनॉल के लिए कहाँ है ये तो बिल्कुल ही नहीं देता है। लेकिन जरा समझो, यही अगर मैं 1,3 बेंजीन 1,3 डाइऑल ले लूं तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट को देता है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट को देता है। कैसे देता है मैं आपको यहां बता दूं, क्लियर कर दूं कि जब हम 1,3 डाइफिनॉल लेंगे तो ऐसी स्थिति में टॉटोमराइजेशन होगा, मल्टीपल बॉन्ड इधर और ये हाइड्रोजन इधर, मल्टीपल बॉन्ड इधर हाइड्रोजन इधर, यानी ये 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ये तो आप ये कह सकते हैं कि सर एक्वस मीडियम में तो फिनॉल जो है 99.99% पाया जाएगा और ये 0.01% पाया जाएगा। तब कैसे? मैंने कहा चलो 0.01 ही मान लो। अभी बताते हैं कि अंत भला तो सब भला होता है। यहां पर ये तुम्हारा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड बन गया। अब होगा क्या कि बाय मैकेनिज्म एल्कलाइन मीडियम में आयोडीन इन दोनों हाइड्रोजन को हटा करके 2 आयोडीन लगा देगा, जैसा कि अभी तक हम लोग करते चले आ रहे हैं। यहां पर ये 2 आयोडीन लगा देगा। अगले स्टेप में जब बेस इस पर अटैक करेगा और ये कार्बोनिल कैरेक्टर गेन करेगा तो रिंग यहां से रप्चर हो जाएगी।
दैट इज एलिफेटाइजेशन, एलिफेटिक रिएक्शन। ये यहां से रिंग रप्चर हो गई, तो जब रिंग यहां से रप्चर हो जाएगी तो यहां पर कौन आकर के लगा है, OH, और यहां क्या बना हुआ है, Ci2 माइनस, Ci2 माइनस, Ci2 माइनस, और ये आपका कार्बोनिल ग्रुप। अब H प्लस आयन ट्रांसफर होगा यहां से यहां, तो ऐसी स्थिति में ये कन्वर्ट हो जाएगा CHI2 में, ये डबल बॉन्ड O, ये कंपाउंड बनेगा। लेकिन यू नो दैट कि अभी भी मीडियम में NaOH और आयोडीन हम ले करके चल रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से हटेगी, आयोडीन पर अटैक करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा, जरा ध्यान से देखना, Ci3 में, Ci3 में। अगले स्टेप में जो बेस है वो इस पर अटैक करेगा, ये खुलेगा और जब वापस लौटेगा तो Ci3 बाहर, तो Ci3 साथ में ये यहाँ पर जाने के बाद O माइनस तो बचा ही हुआ है ये, तो अब जब ये यहाँ से भी निकल जाएगा O माइनस OH पकड़ रहे हैं, तो कितने कार्बन हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, अब कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 नहीं, ये पाई बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, ये, और अगले स्टेप में ये इसका हाइड्रोजन लेकर के आयोडो फॉर्म में कन्वर्ट होगा और साथ में ये सॉल्ट यहां पर बनेगा, ये 1 2 3 4 5, और ये एक बाहर आ गया, दैट इज आयोडो फॉर्म। तो अब सवाल ये आता है कि ये रिएक्शन तब न होगी जबकि ये अपने इनॉल फॉर्म में टिके। मैंने कहा बिल्कुल टिकता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम फेवर किया जाएगा इसकी प्रेसिपिटेशन से। अगर ये प्रेसिपिटेट होगा तो इसका कंसंट्रेशन घटेगा, और इसके कंसंट्रेशन को पूरा करने के लिए इक्विलिब्रियम किधर की तरफ शिफ्ट करता जाएगा, इस डायरेक्शन में शिफ्ट करता जाएगा। दूसरी बात कि रिएक्टेंट एक मॉलिक्यूल है, लेकिन प्रोडक्ट में मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ गई, यानी एंट्रोपी या रैंडमनेस बढ़ रही है, जो कि सिस्टम या रिएक्शन का नेचर होता है किधर की तरफ भागने का, आप कह सकते हैं उधर की तरफ, जिधर की तरफ एंट्रोपी बढ़ रही हो। तो ये दो फैक्टर, एक प्रेसिपिटेशन और दूसरा एंट्रोपी इंक्रीज करना, इसको इधर की तरफ ले आएगा और इस वजह से ये आयोडोफॉर्म टेस्ट को देगा। तो बड़ा क्रिटिकल एग्जांपल है, जरा समझिएगा, बेंजीन 1,3 डाइऑल आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। इसी तरीके से अगर आप बेंजीन 1,3,5 ट्राइऑल लेकर के चलोगे तो ये भी इस टेस्ट को देगा। क्यों? क्योंकि ये भी टॉटोमराइज होकर के सिंपली मिथाइलिन ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड बना देगा, और ये ग्रुप अगर है तो ये पार्ट आयोडोफॉर्म में चेंज हो जा रहा है। चलेगा? अच्छा, तो अगर ये दे सकता है तो इसी का ना ये फॉर्म आपने बनाया था, इसके सिमिलर ये फॉर्म है ये, तो ये भी तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा सेम मैकेनिज्म से। 9th वाला, इसमें CH2 ग्रुप नहीं है, नहीं देगा। 10th वाला, इसमें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप नहीं है, एक्टिव CH2 ग्रुप नहीं है, इसलिए ये भी नहीं देगा। ध्यान रहेगा। नाइट्रोमीथेन बड़ा खूबसूरत मॉलिक्यूल है और ये इस टेस्ट को देता है। कैसे देता है भाई, ये कैसे इस टेस्ट को देता है? तो इसको भी हम बाई मैकेनिज्म थोड़ा सा समझ सकते हैं। नाइट्रोमीथेन को भी हम बाई मैकेनिज्म समझ सकते हैं।
अगर आप ध्यान दें तो नाइट्रोमीथेन जो अगर आपने लिया तो भाई ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये अल्फा कार्बन हाइड्रोजन एसिडिक है। एल्कलाइन मीडियम में अगर आप चलेंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और ये एनायन बनाए। ये एनायन आयोडीन क्रिस्टल पर अटैक करके आयोडाइड को बाहर करेगा, CH2I NO2। सिमिलर मैकेनिज्म से हम हाइड्रोजन हटाते जाएंगे, आयोडीन लगाते जाएंगे और यहां तक पहुंच जाएंगे। पकड़ रहे हो? नाइट्रो को अगर आप स्ट्रक्चर वाइज बना करके देखो तो ये ऐसा दिखाई पड़ता है। अभी भी मीडियम में OH आयन है, ये इस पर अटैक करेगा और जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो बनेगी ये चीज O माइनस OH और इस पर कैसा पॉजिटिव चार्ज। बोलो भाई, तो जब ये अपना कार्बोनिल कैरेक्टर मेंटेन करेगा या नाइट्रोसिल कैरेक्टर को मेंटेन करेगा तो ऐसी स्थिति में ये इस ग्रुप को बाहर करेगा, बनेगा Ci3 माइनस। और ध्यान दीजिएगा ये NO नाइट्रिक एसिड बड़ा खूबसूरत मॉलिक्यूल है। अगले स्टेप में ये H+ आयन ट्रांसफर होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा, इंटरमॉलिक्यूलर H+ आयन ट्रांसफर, तो बन जाएगा CH(I3) और साथ में NO3 माइनस। तो आपने देखा कि नाइट्रोमीथेन भी आयोडोफॉर्म टेस्ट को देगा। ये बताइए 11 वाला देगा क्या? यहां तो CH2 ग्रुप है, नहीं देगा। ना देने की दो वजह हैं। पहली वजह तो यहाँ की मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, चलेगा? तो जो मोस्ट एसिडिक है वही रिप्लेस होगा, वहीं आयोडीन आकर के लगेगा और आयोडीन अगर सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। 12वां वाला देगा, और देगा इसकी वजह से नहीं, इसकी वजह से। बोलो भाई, कर लोगे? कोई दिक्कत? अब हम लोग इसके लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? तो भाई आयोडीन NaOH के साथ आप फिट कर रहे हैं, यानी कि हेलोफॉर्म टेस्ट मिलना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अल्फा मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड मौजूद है, लेकिन एक दिक्कत है, एक कार्बन हाइड्रोजन आइसोटोप के साथ में है और एक कार्बन ड्यूटेरियम के साथ में। तब याद रहे इसमें वो बॉन्ड पहले निकलेगा जो कमजोर होगा। तो कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी कार्बन ड्यूटेरियम की तुलना में करीब करीब 4 किलो कैलोरी कम होती है। इसलिए जो आयोडोफॉर्म बनाने में जाएगा वो ये जाएगा, और जब ये आयोडोफॉर्म बनाने में जाएगा तो इसका आयोडोफॉर्म बनेगा CH(I3) और बाकी रिमेनिंग पोर्शन सॉल्ट में हमको दिखाई पड़ेगा। तो बाकी के पोर्शन को आप एज सच बना सकते हैं, C डबल बॉन्ड O माइनस, और ये वाला जो पोर्शन है यूं, ये वाला एज सच पड़ा रहेगा, चलेगा? यही अगर हम लोग एसिटिल एसीटोन या हम लोग मिथाइलिन, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड ले लें और तब इस रिएक्शन को कराएं, एक बार यहाँ ड्यूटेरियम आइसोटोप हो तब बनने वाला प्रोडक्ट और एक बार यहाँ CH2 हो तब बनने वाला प्रोडक्ट। तो याद रहे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप डाइकार्बोनिल्स में जो मिथाइलिन ग्रुप होता है वो आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट होता है, चलेगा? वो आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट होता है ड्यू टू क्या? आपका मोस्ट एसिडिक नेचर। तो जब आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट होगा तो यहाँ ध्यान दें, भले यहाँ ड्यूटेरियम क्यों नहीं है, लेकिन पहले यही निकलेगा ड्यू टू मोर एसिडिक नेचर, और ये दोनों पार्ट सॉल्ट में कन्वर्ट होंगे। 2CH3CO माइनस Na और साथ में बनेगा CH(I3) और बाकी का ये हिस्सा वाटर में दिखाई पड़ेगा, HOH D की शक्ल।
चलेगा। इसी तरीके से नीचे वाले में देखोगे तो ये हिस्सा जाएगा और ये हिस्सा ऐसे ही पड़ा रहेगा, यानी 1 मोल CH3COO माइनस Na, दूसरा CB3COO माइनस Na और फिर आयोडोफॉर्म बनेगा। बोलो भाई, कर लोगे? एक आखिरी क्वेश्चन के साथ इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। चलिए, तो ध्यान दीजिए, हमारे पास में एक क्वेश्चन है कि फाइंड आउट प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। किसी बच्चे ने हमसे पूछा था, तो मैं सोचा इसको व्हाइट बोर्ड पर ही या ग्रीन बोर्ड पर ही डिस्कस किया जाए। तो एसीटोन को अगर आप ब्लीचिंग पाउडर के साथ लोगे तो ये भी आपका वही हाइपोक्लोराइट आयन रखेगा, एक्वस हैलोजन रखेगा, और ये वाटर में जाने पर टूट जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में क्लोरीन। तो ये क्लोरीन जो है ये आपका सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, और जब सब्स्टिट्यूट किया जाएगा तो 3 हाइड्रोजन हट करके 3 क्लोरीन ऐसे लग जाएगा। और अगले स्टेप में जब हम अल्कलाइन मीडियम में इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे, जो कैल्शियम आयन से मिलता है, तो ये इसको CCl3 माइनस और CH3COH में बदल देगा। अब H+ आयन ट्रांसफर होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा, और न्यूट्रलाइजेशन होगा तो ये हैलो फॉर्म में, और साथ में ये कन्वर्ट हो गया सॉल्ट में। और चूंकि मीडियम में कैल्शियम आयन मौजूद है तो ये कैल्शियम एसीटेट के रूप में दिखाई पड़ेगा। चलेगा? बोलो भाई। लेकिन यहाँ एक खास बात है, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर हम लोग बनने वाले प्रोडक्ट को हीट करें तो हीट करेंगे तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कैल्शियम एसीटेट को हीट करने पर, ड्राई डिस्टिलेशन करने पर, आपको याद अगर हो तो फिर से एसीटोन बन जाती थी, और साथ में क्या बनता था? कैल्शियम कार्बोनेट। चलेगा? तो अगर हम इसको हीट करेंगे तो हमको एसीटोन मिलेगा, और साथ में क्या आपका? कैल्शियम कार्बोनेट। तो सवाल करते समय देख लीजिएगा, केवल ब्लीचिंग पाउडर से कराया है या ब्लीचिंग पाउडर से कराने के बाद हीट भी किया है? बोलो, कर लोगे? कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ कि हैलो फॉर्म रिएक्शन की लगभग सारी बातें जो इधर उधर फैली हुई हैं, फेंकी हुई हैं, सब हम लोगों ने समेट लिया है। और आप अब चाहे जैसा भी क्वेश्चन हैलो फॉर्म या आयोडोफॉर्म टेस्ट का हो, आप उसे बना सकते हैं, वो हर लेवल का कर सकते हैं। आपका किसी टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा, न तो बोर्ड का, न तो आप कह सकते हैं नीट का, न तो IIT का मेंस का या एडवांस ओलंपियाड का। अगर आपको इतना आता है तो सब तरीके का क्वेश्चन बनेगा। बस अब आपको करना यह है कि फटाफट असाइनमेंट निकालिए, और निकाल करके हैलो फॉर्म के जितने क्वेश्चन हैं सबको एक लाइन से क्या कर लीजिए? आपका सॉल्व कर लीजिए। बोलो भाई। तो मैं ये कहूँगा कि इस कोरोना पेंडेमिक की कंडीशन में, लॉकडाउन की कंडीशन में पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और अपनी रैंक को AIR 1 की तरफ शिफ्ट करिए, AIR 1 की तरफ। चलेगा? आज इतना ही रखते हैं, लेकिन जय हिंद बोलने से पहले एक बार जरूर कहूँगा कि अगर मैं इतने बड़े लेक्चर, इतने मेहनत के साथ लेक्चर, और साथ ही साथ आप कह सकते हो सारे कंटेंट को समेटते हुए लेक्चर अगर बना रहा हूँ, तो इतनी उम्मीद तो आपसे करूँगा ही कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम पर हो, चाहे आप फेसबुक पर हों, या फिर आप ट्विटर पर हों, शेयरिट पर हों, व्हाट्सएप पे हों, तो हर जगह पे आप इसको शेयर करिए, ताकि हमारे लेक्चर लोगों तक पहुँचे, लोग हमारी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रैंक को इम्प्रूव कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बढ़ा सकें। चलेगा? चलिए, आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद।